हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको आरजीपीवी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। आज हमारा इस यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा कि बीएमई के अंदर आरजीपीबी का सिलेबस क्या है यूनिट नंबर 5 का। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में हमको पढ़ना था स्टीम इंजन के बारे में। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हम कार्नोट साइकिल लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीजल साइकिल। और ध्यान दीजिएगा, कार्नोट, ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल जो है इनको हम कंपेयर भी करेंगे और पीबीटीएस डायग्राम की हेल्प से हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई ऑटो, डीजल, डुअल या कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पूरा एनालिसिस हम उसका करते हैं और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो पीवी और टीएस डायग्राम, दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नोट में भी हमने ये डायग्राम बनाए थे। और आज जो लेक्चर नंबर 3 का हमारा टारगेट है कि डेरिवेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, और जितने भी क्वेश्चंस आरजीपीवी में आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। गेटवे क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो नोट्स हैं, इसके नोट्स आपको गेटवे क्लास एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन वो डिराइव कराता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, ऐसे क्वेश्चन बोलता है। और ये क्वेश्चन कई बार आरजीपीवी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आप देख सकते हैं आरजीपीवी नवंबर 2018, 2022, मई 2019, 2022, इस तरह से ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पीवी डायग्राम, दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे हम ऑटो साइकिल को ड्रॉ कर रखें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे कार्नोट साइकिल हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी पीवी और टीएस डायग्राम बनाया था हमने। और कार्नोट साइकिल को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया था। तो वहां पर भी 4 प्रोसेस थे, यहां पर भी 4 प्रोसेस हैं। ध्यान देना, ये होगा प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 3 to 4 एंड प्रोसेस 4 to 1। तो देखो हम कहां से चले, 1 से चले और 1 पे वापस आ गए। तो इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो पीवी डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, यहां पर ध्यान देना, ये होगा पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ। टीएस डायग्राम पे दिखाएंगे कुछ इस तरह से, दिस 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ है। ध्यान देना, इसको बोलेंगे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी आप इसको कह सकते हो। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 से 2 की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है V1 से V2 तक। एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज वेयर एज वॉल्यूम इंक्रीज। तो 1 से 2 की तरफ जब जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देखो ये प्रेशर एक्सिस है, तो 1 से 2 जब जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और यहां पे देखो 1 से 2 ये वर्टिकल लाइन बनेगी क्योंकि आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये एंट्रोपी है, यहां पे एंट्रोपी है। तो 1 से 2 क्या होगी? एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। नाउ द प्रोसेस 2 कौन सा है? प्रोसेस जो 2 है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो ये जो प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है हमारी, जो वॉल्यूम वाली एक्सिस है, तो 2 से 3 ये प्रोसेस हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है। और वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है तो इसलिए वर्टिकल लाइन होगी। और 2 से 3 की जो लाइन है ये वाली यहां पर हम दिखाएंगे। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर हो रहा है हीट का रिजेक्शन। क्या हो रहा है? हीट का रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन को हम लिखेंगे QR से। तो हीट का रिजेक्शन ध्यान रखना कहां से कहां होगा? 2 से 3 होगा। 2 से 3 हीट रिजेक्शन होगा। 2 से 3 हीट रिजेक्शन होगा, यानी QR होगा। QR इज व्हाट? हीट रिजेक्शन ड्यूरिंग 2 to 3 प्रोसेस।
ठीक है, तो लिखा हुआ अभी यहाँ पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड क्यू आर, ये क्यू आर जो है हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसीलिए ये जो 2 से 3 लाइन है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्टिकल लाइन रहेगी, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज, और टेम्परेचर देखोगे तो यहां दिखाई देगा ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो 2 से 3 जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब बात यह है कि ये कितना हीट रिजेक्शन होगा, कितना हीट रिजेक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्यू आर की वैल्यू। बोले तो जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन कहां से कहां हो रहा है बेटा, हीट रिजेक्शन हो रहा है 2 से 3, इसको हम लिख रहे हैं क्यू आर, क्यू आर बोले तो हीट रिजेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है T2 से लेकर के T3 तक, तो ये हो जाएगा T2 माइनस के T3, ऐसे ही होता है ना, Q इज इक्वल टू होता है एम सी डी टी, एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। ये इक्वेशन यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाई थी कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा तो वो एम सी वी डी टी होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता या रिजेक्शन होता तो वो एम सी पी डी टी हो जाता, वो डीजल साइकिल में आएगा। ठीक बात है, चलिएगा। इसके बाद जो प्रोसेस आता है 3 to 4, 3 to 4 कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। जैसे यहां एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, यहां पे है एडियाबैटिक, दिस इज व्हाट, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ये भी कैसा होगा आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट थी, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट थी, तो 1 से 2 देखो यहां पे एंट्रोपी एक्सिस ये है तो वर्टिकल लाइन आई थी, तो इसी तरह से यहां पर जो 3 से 4 प्रोसेस होगा, 3 से 4 जो प्रोसेस होगा एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 3 से 4 जो है वर्टिकल लाइन रहेगी। और यहां पर देख सकते हैं 3 से 4 क्या होगा, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो V3 से V4 तक क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। भाई जैसे यहां 1 से 2 क्या हुआ था, एक्सपेंशन, यानी कि पिस्टन जो है वो यहां से यहां गया था, एक्सपेंशन हो गया था, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। अब 3 से 4 क्या हो रहा है, पिस्टन वापस आ रहा है, यानी कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 क्या हो गया, यहां पे कंप्रेशन हो गया। नाउ 4 to 1 जो प्रोसेस है, 4 to 1 दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यहां पर क्या होगा, हीट एडिशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, हीट एडिशन बोले तो हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर जो 4 से 1 है, यहां पे 4 से 1 तक होगा हीट एडिशन मतलब हीट सप्लाई, हीट एडिशन मतलब हीट सप्लाई, हीट ऐड हो रही होगी। तो हमारी साइकिल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 1 से 2 है ये एक्सपेंशन है, और 3 से 4 कंप्रेशन है, एक्सपेंशन कंप्रेशन, 1 से 2 एक्सपेंशन, 3 से 4 कंप्रेशन। देखो एक्सपेंशन कंप्रेशन, अच्छा कौन सा एक्सपेंशन, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कौन सा कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अरे यस और नो, मतलब ये दोनों एक ही लॉ को फॉलो करेंगे, और वो हम यहां लिखना चाहेंगे, ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन कई बार आज के इस लेक्चर में ये दोनों इक्वेशन बहुत बार यूज होंगी, ये मैंने आपको बताया हुआ है यूनिट नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स में, कि जो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, वो उसकी जो इक्वेशन होती है वो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती है। और ये दोनों इक्वेशन हम यहां पर लगा सकते हैं, 1 से 2 में भी ये इक्वेशन लगा सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, कई बार अप्लाई भी करेंगे इसको। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी हम, जो आरजीपीवी में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में भी हम पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट ये इक्वेशन लगाएंगे। कहां से कहां लगाएंगे, ध्यान रखना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। आइसेंट्रोपिक कौन कौन से हैं, एक तो 1 से 2 है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और दूसरा 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। बात याद रहेगी, यस। एक चीज मैं यहां पर और आपको बताना चाहूं, आगे मैं लिखूंगा उस चीज को, कि 1 से 2 जो एक्सपेंशन हुआ है, तो V2 अपॉन V1 का जो रेशियो होगा, V2 अपॉन V1 का जो रेशियो होगा, 1 से 2 जो एक्सपेंशन हुआ, तो V2 अपॉन, यहां पे कितना वॉल्यूम है, यहां पे कितना वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो है वो कहलाता है कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो, क्योंकि 1 से 2 एक्सपेंशन हुआ है, 1 से 2 एक्सपेंशन हुआ है, तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन रेशियो। 3 से 4 क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, 3 से 4 क्या हुआ है, कंप्रेशन, तो 3 से 4 क्या कहलाएगा, कंप्रेशन कहलाएगा। और कैसा आएगी वैल्यू इसकी, V3 अपॉन V4, V3 अपॉन V4 कंप्रेशन रेशियो। अब आप देखो यार यहां पे कि जो V2 है वो V3 के बराबर है, और जो V4 है V1 के बराबर है, इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, अगर ये
अगर ये एक ऑटो साइकिल है, ठीक है ना। हालांकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डीजल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो अलग अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने यहां पर हीट रिजेक्शन निकाला, 2 से 3 हीट रिजेक्शन हो रहा था, 2 से 3 क्यूआर हीट रिजेक्शन हो रहा था, और कितना आया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना था, दैट इज mCV T2 माइनस T3। इसी तरह से यहां पे 4 से 1, कहां पे 4 से 1 ये वर्टिकल लाइन है, और यहां पर जो 4 से 1 है हीट रिजेक्शन नहीं, यहां पर हीट एडिशन हो रहा है। तो कितना हीट एडिशन होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो QS है ना, और QS मतलब कहां पे हो रहा है 4 से 1, तो Q4 to 1 मतलब हीट सप्लाई, बोले तो हीट एडिशन, और कितना होगा mCDT mCV, CV क्यों लिख रहे हैं, CV क्यों लिख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना यहाँ पे, mCVDT, और DT कितना आ जाएगा, यहां पे हीट एडिशन हो रहा है 4 से 1, तो T1 माइनस T4, T1 माइनस T4 है ना। कितना हीट सप्लाई हुआ, कितना हीट सप्लाई हुआ 4 से 1 mCVDT, तो 4 से 1 का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T4, T1 की वैल्यू ज्यादा है, T4 की वैल्यू कम है। तो हीट रिजेक्शन निकाल लिया, हीट एडिशन निकाल लिया। अब आप सभी जानते हैं कि हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, कि भाई इंजन को कितना हीट दिया, कितना उसमें से रिजेक्ट हो गया, तो जो बचा वो क्या मिला, नेट वर्क मिला, है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है दिस वन, ये जो क्लोज साइकिल का एरिया होता है ये डब्ल्यू नेट कहलाता है। क्या कहलाता है, डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट कैसे निकलेगा बेटा, तो QS माइनस QR, यानी जो हीट सप्लाई है, टोटल हीट सप्लाई इतना करा, इतना हीट रिजेक्ट हो गया, तो जो बच गया इनका डिफरेंस वो होगा आपका वर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो लाइन होंगे यहां पे, ये V कांस्टेंट होगा, यहां भी V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेट वर्क आउटपुट, दैट इज हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, नेट वर्क, वर्क कितना मिला, और इनपुट क्या है, दैट इज QS। अरे QS वो क्या, QS मतलब हीट सप्लाई, कितना हीट ऐड दिया, ऐड कितना करा हमने, हीट सप्लाई कितना करा, इनपुट कितना दिया, इनपुट नीचे आएगा, ऊपर आउटपुट कितना वर्क हमको मिला। तो डब्ल्यू नेट कितना है बेटा, ध्यान देना, डब्ल्यू नेट कितना है, QS माइनस QR, QS माइनस QR, और नीचे आ जाएगा कितना, दैट इज QS इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस QR अपॉन QS। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम यहां से QR और QS की वैल्यू लिख सकते हैं, यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ QR mCV T2 माइनस T3। M लिखेंगे 1 माइनस mCV, कितना था, mCV हीट रिजेक्शन T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 अपॉन QS, बोले तो हीट सप्लाई, ये था हीट सप्लाई mCV T1 माइनस T3, mCV T1 माइनस T4, यही था ना भाई। 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन, और 4 से 1 क्या हो रहा है, हीट एडिशन। तो हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे mCV से mCV क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपको इक्वेशन मिलेगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस T3, ऊपर बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, T1 माइनस के T4। चलिएगा, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, यहां से हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से T3 को कॉमन ले लो, T3 को बाहर निकालो, तो अंदर कितना बचेगा, तो T2 बाई T1, T2 बाई T3 माइनस 1, नीचे कितना बचेगा, नीचे से कॉमन ले लो T4, T4 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा T1 अपॉन T4 माइनस के 1, ऐसा ही होगा भाई। ऊपर से हमने T3 बाहर ले लिया, तो T3 बाहर लेंगे तो T2 अपॉन T3 माइनस 1, यहां से T4 को बाहर निकाल लिया, तो T1 बाई T4 माइनस 1। यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला, एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हम यहां से ड्राइव करना चाह रहे हैं। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे जो हमारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस 1 to 2, मैंने आपको बताया था ना, जो प्रोसेस 1 से 2 वाला प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। इसमें हम PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम TV की पावर गामा माइनस 1, किसके लिए, 1 से 2 के लिए भी और 3 से 4 के लिए भी। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो दोनों ही इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो 1 से 2 के लिए हम इक्वेशन लगा रहे हैं ये वाली,
कौन सी, टीवी की पावर गामा माइनस वन। कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं इसको, 1 से 2 तक। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम यहां पे इसको एक काम करें, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस वन। ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि T1 इसको इधर लिख लो, V2 अपॉन V1 की पावर कितना हो गया, गामा माइनस वन। ओके, वेरी गुड। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, दिस वन, यहां पे हमने ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर दी है, दिस वन। और 1 से लेकर के 2 तक, V1 से V2 तक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यस, तो यहां से जो V2 बाई V1 क्या होगा हमारा, कंप्रेशन रेशियो। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन। क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा कि जो R है, वेयर R is equal to V2 by V1, that is equal to expansion ratio। ये एक्सपेंशन रेशियो है बेटा, दिस इज द एक्सपेंशन रेशियो। और मैं बोल रहा हूं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसी तरह से हमने क्या करना है, जो प्रोसेस 3 to 4 है, अभी हमने 1 से 2 के लिए ये वाली इक्वेशन लगाई, यही इक्वेशन कंप्रेशन के लिए वैलिड है 3 से 4। तो 3 से 4 लिखेंगे इक्वेशन को। 3 से 4 के लिए क्या लिखेंगे कि T3 V3 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो T4 V4 की पावर गामा माइनस वन। ओके, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं दिस वन, यहां पे जो V3 अपॉन V4 है वो कंप्रेशन रेशियो है, V3 अपॉन V4। तो एक काम करो, यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस वन। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका R, यानी कि कंप्रेशन रेशियो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे यहां पर लिखा था, जो R है दैट इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो, दैट इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। ओके, नाउ अब क्योंकि आपने यहां पे देखा कि यहां पर जो है V2 V3 के बराबर है, V1 V4 के बराबर है, तो यहां पर जो R की वैल्यू होगी, बेसिकली R जो आएगा वो V2 अपॉन V1 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है, अरे देखो V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू V3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा V3। और V1 की वैल्यू कितनी है, V4 के बराबर है, V4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंशन रेशियो है V2 अपॉन V1 और जो कंप्रेशन रेशियो है V3 अपॉन V4 वो बराबर है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई कितनी बेटा, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मेरे पास दो इक्वेशन है बेटा कि T1 अपॉन T2 की इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन, दूसरी इक्वेशन T4 अपॉन T3 की पावर R की पावर गामा माइनस वन। तो यार ये भी R की पावर गामा माइनस वन है, ये भी R की पावर गामा माइनस वन है, तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं क्या। तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज वेरी सिंपल, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं क्या लिख पाऊंगा, जरा ध्यान देना, मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा, तो ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना होगा, T4 अपॉन T3 अपॉन T3 इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन, R की पावर गामा माइनस वन। ओके, अब एक बात का जरा गौर कीजिएगा, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए थी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइन, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं आगे इस इक्वेशन को, एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी मेरे पास थी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना था, तो ये था T3 कॉमन था बाहर, T3 और अंदर था T2 अपॉन T3 माइनस वन अपॉन, ध्यान देना, और ये था आपका T1 बाई T4 बाहर था, T1 बाई T4 माइनस वन। ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हमको यहां से मिला था। ओके, चलिएगा अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा,
यहां पे। तो देखो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्या, T1/T2 इज इक्वल टू T4/T3 है, यस और नो। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, देखो इसके टर्म्स में ले आओ, T2/T3 है ना, T2/T, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है, इसको क्रॉस मल्ट इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका, कि ये हो जाएगा बेटा आपका T2/T3, T2/T3 मतलब T2 को इधर ले जाओ, T2 को इधर ले जाओ और T4 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू T1/T4। बोलो यस और नो, कि T2/T2 यहां से, इस यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4। तो देखो ये T1/T4 है, T2/T3 अगर ये बराबर है तो क्या ये की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। क्या की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। नाउ अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि T3/T4, देखो ये भी तो इक्वेशन, यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई T4/T3 इक्वल टू आर की पावर गामा -1 है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें T3/T4 तो कितना हो जाएगा, 1/r की पावर गामा -1। तो देखो यहां पे T3/T4 बचा है केवल, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/r की पावर गामा -1। तो यहां से मेरे को एफिशिएंसी जो मिलेगी 1 - 1 अपॉन r की पावर गामा -1। दिस इज योर efficiency, this is the expression for the efficiency of Otto cycle, that is important formula। yes, तो यही फॉर्मूला हमको डिराइव करना था, यही फॉर्मूला हमको क्या करना था बेटा, डिराइव करना था। ओके चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको देख लिया है कि भाई आपको क्या करना है, पीवी डायग्राम बनाना है और टीएस डायग्राम बनाना है, पीवी डायग्राम बनाना है, टीएस डायग्राम बनाना है। देन उसके बाद ये चारों प्रोसेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। 1 से 2 आपको पता है एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर 2 से 3 हीट रिजेक्शन हो रहा है, MCV T3 - T2, 2 से 3 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि T2 की वैल्यू T3 से ज्यादा है। फिर हीट एडिशन आएगा 4 से 1, तो 4 से 1 हीट एडिशन आएगा, T1 की वैल्यू T4 से ज्यादा है तो T1 - T4। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, हीट W नेट कितना हो जाएगा, QS - QR, हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन, W नेट अपॉन जो हीट सप्लाई होता है वो एफिशिएंसी होता है। फिर आपने ये हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई की जो वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, वो आपने यहां वैल्यू पुट कर दी, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आपने 1 से 2 के लिए ये वाली इक्वेशन लगाई तो आपको ये इक्वेशन मिली। फिर उसी इक्वेशन को आपने 3 से 4 लगाया क्योंकि दोनों प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हैं, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिली और आपने एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहां से मिल गया, फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आर क्या है यहां पे, वेयर आर इज व्हाट, तो आर इज द कंप्रेशन रेशियो, आप लिख सकते हैं आर क्या है यहां पे, R is the compression ratio या फिर expansion ratio, where R is equal to compression ratio या फिर expansion ratio, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और गामा क्या है यहां पे, एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। और ये भी ध्यान रखें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर एयर है, फॉर एयर गामा इज इक्वल टू 1.4 होता है ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं अपने मन से आप। अगर सब्सटेंस क्या है, एयर है, तो गामा की वैल्यू 1.4 आप पुट कर सकते हैं। अच्छा कई बार क्या करता है ना, क्वेश्चन ये पूछता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहां से ड्राइव कर लिया। दूसरा कई बार साथ में ये पूछ लेता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 8। अगर कंप्रेशन रेशियो 8 है तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, ईटा इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। तो यहां से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी बिकॉज आपको आर की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहां पर दे रखी है, आर इज गिवन, आर इज इक्वल टू 8 गिवन इन द प्रॉब्लम। कंप्रेशन रेशियो आपको 8 दिया हुआ है तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 1 - 1/8 की पावर, गामा की वैल्यू कितनी रखोगे एयर के लिए, 1.4 है ना, 1.4। अगर कोई सब्सटेंस का नाम नहीं दिया तो आप एयर इसमें यूज कर सकते हो। तो यहां से जो एफिशिएंसी आएगी बेटा, आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और यहां पर एफिशिएंसी बता सकते हैं, ये आ जाएगी आपका 8 की पावर 0.4, 1 अपॉन आंसर और 1 माइनस आंसर। तो 56, 0.56
47, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 56.47 दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर कंप्रेशन रेशियो गिवन है तो इस फॉर्मूले से आप ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है, हमने कार्नोट साइकिल में देखा था पहले कि कार्नोट साइकिल का जो फॉर्मूला आया था हमारा कि ईटा इज इक्वल टू तो T2/T1 आया था। मतलब केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है किसकी, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहां पर जो है कि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी अब किस बात पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कंप्रेशन रेशियो आर पे, उसका कंप्रेशन रेशियो कितना है और गामा कितना है, एडियाबैटिक इंडेक्स कितना है, मतलब जो सब्सटेंस है, जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, एयर है या कोई और गैस है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दी ऑटो साइकिल। तो ध्यान देना बेटा, यहां पे जब भी न्यूमेरिकल आए ऑटो साइकिल का तो आप पीबी और टीएस डायग्राम जरूर बनाएं, और डायग्राम तो वैसे ही बनेंगे जैसा भी बनाया था हमने। तो देखो क्या कह रहा है, तो एक बार जरा डायग्राम पे आप फोकस करें फिर से कि वही डायग्राम हमने बनाए हैं जो अभी हमने डेरिवेशन के लिए बनाए थे, पीबी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो कि जब भी ऑटो साइकिल का डेरिवेशन पूछे या न्यूमेरिकल पूछे तो आपको ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना लेना होगा। दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 से लेकर के 2 तक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, 2 से 3 था हीट रिजेक्शन, 2 से 3 क्या था, सॉरी हीट रिजेक्शन था, बिल्कुल सही बात है। फिर 3 से 4 था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 4 से 1 था हीट सप्लाई। बिल्कुल सेम डायग्राम होगा। ये जो 1 से 2 और 3 से 4 यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो होता है ये फॉलो करता है पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दोनों इक्वेशंस आप 1 से 2 और 3 से 4 में अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यहां पे होगा हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है ना। और जब हम डीजल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, बाकी जो चीजें हैं वो रिमेन्स सेम रहेंगी। ओके, चलिएगा अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और वो आपसे क्या कैलकुलेट कराना चाहता है। वैसे तो अगर आप थ्योरी और डेरिवेशन करना चाहते हैं तो उतना हो चुका है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो मेरा काम है कि मैं आपको पूरा सिलेबस तरीके से कराऊं। तो मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रहा हूं। जिसको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं तो डेरिवेशन केवल करना है, डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है तो डेरिवेशन हो चुका है। नाउ यू कैन स्किप द वीडियो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल भी सीखें, न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपकी अच्छी हो और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। चलिएगा, कह रहा द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल आर 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल इसका मिनिमम प्रेशर दिया हुआ है और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इस डायग्राम से देख करके आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि मिनिमम टेम्परेचर कहां पे है और मिनिमम प्रेशर कहां पे है। इस पूरी साइकिल में अगर आप देखें तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम नजर आएगा आपको। तो बात हो रही कि यहां पर मिनिमम प्रेशर की, तो मिनिमम प्रेशर तो 0.3 पे है, इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से P3 की वैल्यू गिवन है क्योंकि मिनिमम प्रेशर यहीं पे है। मिनिमम टेम्परेचर कहां पे है, तो ये देखो ये 0.3 जो है नीचे, सबसे कम टेम्परेचर यहां पे है क्योंकि टेम्परेचर एक्सिस तो ये है। टीएस डायग्राम पे आप टेम्परेचर पता लगेगा, पीबी डायग्राम पे प्रेशर पता लगेगा। तो जो मिनिमम प्रेशर है वो P3 है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो T3 है। तो मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम प्रेशर आपको दे रखे हैं, तो हमने यहां पर लिख लिया कि जो P3 की वैल्यू है वो 100 किलो पास्कल है। कितनी है, 100 किलो पास्कल है। T3 की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 273 ऐड कर दीजिए, तो 27 प्लस 273, तो T3 की वैल्यू आपको केल्विन में मिल जाएगी। आगे बोल रहा है हीट एडेड टू द एयर, हीट एडेड टू द एयर पर साइकिल। हीट एडिशन कहां पे होता है, ये बता चुका हूं कि 4 से 1 हीट एडिशन होता है, QS। 4 से 1 हीट एडिशन होता है, QS जिसको लिखते हैं, और QS की वैल्यू जो है वो 1500 किलोजूल पर केजी आपको दे रखी है। हीट सप्लाई QS की जो वैल्यू है वो कितनी है, कहां पे हो रहा है हीट सप्लाई, Q4 to 1। तो Q4 to 1 यानी QS हीट एडेड जो है 1500 किलोजूल पर केजी है। बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहे हैं आपसे वो देख लेते हैं। डिटरमाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ऑल द पॉइंट्स। अब जितने भी पॉइंट्स बच गए, भाई P3 तो दे रखा है यानी पॉइंट 3 पे प्रेशर दे रखा है,
टेम्परेचर दे रखा है, इसके अलावा 3 पॉइंट और बच गए, कौन सा, 2, 1 और 4। तो इन पे हमको टेम्परेचर और प्रेशर बताने हैं। तो वही कह रहा है डिटरमाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ऑल द पॉइंट्स। तो देखो P1, P2, P4, T1, T2, T4 सभी पॉइंट्स पे प्रेशर, सभी पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ थर्मल एफिशिएंसी बतानी है और आपको स्पेसिफिक वर्क भी बताना है। जो टोटल जो नेट वर्क मिल रहा है हमको, स्पेसिफिक वर्क डब्ल्यू नेट्स मैंने लिखा है, डब्ल्यू नेट बताना होगा और एफिशिएंसी भी बतानी होगी। और आपको कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 8:1, यानी कि V2 बाई V1 का जो रेशियो है वो 8:1 है, यानी कंप्रेशन रेशियो आपको 8 दिया हुआ है। और कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, V3 अपॉन V4 और V2 अपॉन V1 के बराबर होता है, यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशियो सेम होते हैं ऑटो साइकिल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब ये गिवन डेटा है और क्या पूछ रहा है वो हमने बता दिया, डायग्राम भी हमने आपके लिए यहां पर बना दिया। अब इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो प्रोसेस 3 से 4 है, अब हम कहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करें, हम प्रॉब्लम को 1 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें कि 3 से स्टार्ट करें कि 4 से स्टार्ट करें। प्रॉब्लम को वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमको यही नहीं समझ में आता है कि हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कहां से करें, है ना। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपको डेटा दिया हुआ है उस पॉइंट से स्टार्ट करो। तो पॉइंट 3 पे आपको दिया हुआ है प्रेशर, पॉइंट 3 पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो पॉइंट 3 से बात करो आप, पॉइंट 3 को लाओ, इंक्लूड करो, पॉइंट 3 की कुछ बात होनी चाहिए। तो 3 से 4 तक जो प्रोसेस है ये हमको पता है कि रिवर्सिबल एडिबेटिक है, यानी कि टी की पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये वाली इक्वेशन आप लगा सकते हैं क्या कि भाई प्रोसेस 3 to 4 जो है वो टीबी की पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट या पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आप ये कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो 3 से 4 में इक्वेशन लगा रहा हूं यहां पे, है ना, कि भाई T3 V3 की पावर गामा-1 इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा-1। बोलो यस और नो। तो यहां से मैं एक काम करूं कि मुझे T3 तो गिवन है, तो T4 की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा-1। तो यहां से मुझे T4 की वैल्यू मिलेगी क्योंकि T3 की वैल्यू गिवन है, तो T3 की वैल्यू गिवन है। और V3 अपॉन V4 कितना है बेटा, ये है आपका कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो यहां से T4 मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा कि T4 की वैल्यू पुट करो कितनी है, तो T3 की वैल्यू है 300। तो यहां पे आ जाएगा 300 इंटू कंप्रेशन रेशियो कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 की पावर कितना, 1.4 माइनस 1, आप जो है गामा की वैल्यू 1.4 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां से आपको T4 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, 8 की पावर 0.4 बचेगा इंटू 300, तो ये आ रहा है 689। लेट मी चेक अगेन, 8 की पावर 0.4, ठीक है, इंटू 300, 689 कितना आ रहा है, टेम्परेचर 27 था, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा आ रहा है 689.2 केल्विन। तो ये T4 की वैल्यू मिल गई। एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका कितना आ रहा है ना। और आप लोग क्या करें, न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करें, कैलकुलेशन खुद से करें, क्योंकि न्यूमेरिकल सही तभी होगा जब आपके फॉर्मूले जो इक्वेशंस हैं वो आप सही से अप्लाई करोगे, और दूसरा क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी सही होनी चाहिए। तो मेरा वैल्यू आ रही है 689.2, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 689.2, 689.6, 689.5 समथिंग करके अगर वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 689 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपकी आनी चाहिए। दूसरा जो इक्वेशन है मेरे पास, मैं इस इक्वेशन का भी यूज करूंगा कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहां से कहां तक इक्वेशन को लगाऊंगा मैं इसको, 3 से 4 की बात हो रही है, प्रोसेस 3 से 4। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि P4 या P3 B4, है ना, पीवी की पावर गामा है ना, सॉरी, तो इसको लिखेंगे P3 B3 की पावर गामा इज इक्वल टू P4 B4 की पावर गामा। मेरे को चाहिए यहां से P4 की वैल्यू क्योंकि P3 गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि जो P4 होगा P3 B3 अपॉन B4 की पावर गामा। तो यहां से P3 की वैल्यू चेक कर सकते हैं कितनी है, P3 की वैल्यू 100 किलो पास्कल है ना, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल इंटू V3 बाई B4 कितना है, तो V3 बाई B4 यानी कंप्रेशन रेशियो दैट इज इक्वल टू 8, है ना। एक स्टेप में और बढ़ाना चाहूंगा, यहां पे एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं
कि यहां से जो P4 की वैल्यू आएगी बेटा वो P3 इंटू P4 B3 अपॉन B4 जो है वो कंप्रेशन रेशियो है। तो यहां से मेरे को मिलेगा कि P4 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल इंटू 8 की पावर 1.4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से P4 की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आएगा चेक करते हैं। 8 की पावर 1.4 इंटू दैट इज 100। अब ये किलो पास्कल में रख रहे हैं तो ये वैल्यू भी आपकी किलो पास्कल में ही आएगी, 1837.9 किलो पास्कल। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको P4 की मिल गई, यानी कि आपको T4 मिल गया, आपको P4 भी मिल गया। तो आपसे पूछा गया था कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर बताओ, अलग अलग पॉइंट पे आप जो है टेम्परेचर बताओ। तो हमने 0.4 पर टेम्परेचर बता दिया, हमने 0.4 पर प्रेशर भी बता दिया, प्रेशर भी हमने बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इनका चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। P4 की जो वैल्यू आ रही है वो 18.38 बार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बार में लिखना अगर चाहते हैं तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो 1 बार होता है, 1 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है ना, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। और 1 किलो पास्कल मतलब होता है, 1 किलो पास्कल मतलब होता है 1000 पास्कल, यानी कि 10 की पावर 3, यानी कि 1000 पास्कल। तो इस तरह से आप जो है इस किलो पास्कल को बार में कन्वर्ट कर सकते हो 100 से डिवाइड करके। 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बार में कन्वर्ट हो जाएगा 18.37 बार। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 18.37 बार लिख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो हीट सप्लाई ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1, कि भाई आपको जो डेटा दे रखा है वहीं से तो चीजों को स्टार्ट करोगे। पॉइंट 3 पर डेटा था तो हमने 3 से 4 तक इक्वेशन लगा दी। 3 से 4 तक 3 पे डेटा गिवन था, 4 पे हमने कि भाई 3 पे प्रेशर और टेम्परेचर गिवन था तो 4 का प्रेशर और टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमको ये भी तो पता है कि जो हीट एडिशन है Q4 से 1 है ना, Q4 से 1 जो हीट एडिशन है वो कितना है, तो QS 1500 किलोजूल पर केजी। 4 से 1 आपको दिया हुआ है किलोजूल पर केजी में। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि जो हीट सप्लाई है ड्यूरिंग 4 to 1 प्रोसेस, QS इज इक्वल टू होता है mCb T1 माइनस T4। अभी हमने डेरिवेशन जब ड्राइव करा था यही इक्वेशन यूज करी थी। ठीक है, और CV की वैल्यू जो होती है एयर के लिए 0.713 और गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1.4। तो आप ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, तो यहां पे हमारे पास QS की वैल्यू गिवन है बेटा, दैट इज 1500 किलोजूल पर केजी। तो यहां पे रखेंगे 1500 किलोजूल पर केजी। M जो है पर केजी की बात हो रही है, यानी कि 1 केजी। CV की वैल्यू रखेंगे हम 0.713। यहां पे हमको T1 की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज T4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 689.2। 689.2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी। T1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितना आएगा 1500 अपॉन 0.713 और प्लस 689.2, दैट इज कमिंग आउट टू 792.98 केल्विन। वेरी गुड, तो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 1 है उस पे टेम्परेचर आपको मिल गया। अब जो प्रोसेस 4 to 1 है जहां पर हमने हीट की बात करी है, तो यहां पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको आइडल गैस इक्वेशन पता होगी, PV इज इक्वल टू कितना होता है mRT। अरे आप यहां पे देखो ना, 4 से 1 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, ध्यान देना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए हम कह सकते हैं जो P होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। कि भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, mR कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम लिख सकते हैं कहां से, कौन से 4 से 1 के लिए, तो P4 अपॉन P1 इक्वल टू T4 अपॉन T1। तो यहां से आप सभी जानते हैं कि P4 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, यहां से 100 किलो पास कितनी थी 18। यहां पर देख सकते हैं P4 की वैल्यू पुट करेंगे 1837.9। अभी हमने कैलकुलेट करी थी ना यहाँ पे P4 की वैल्यू, तो यहाँ P4 की वैल्यू पुट कर दी 1837.9। P1 की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी इक्वल टू T4 की वैल्यू कितनी आई थी 689.2। 689.2 अपॉन 689.2 अपॉन कितना था हमारे पास, जो T1 था, T1 यहां से मिला हमको 2792.98।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां से P1 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये किलो पास्कल में आपने रखा है तो किलो पास्कल में ही ये वैल्यू आपको मिलेगी। कितना आएगा? ये वैल्यू मेरे पास पहले से है, तो इंटू 1837.9, ओके, divided by 689.2, so it is coming out 7448.09 किलो पास्कल। या फिर आप इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो 74.48 बार, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, P1 की वैल्यू हमको मिल गई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। एक बार चेक कर ले, कभी कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। यस, P1 की जो वैल्यू आ रही है 74.4 बार आ रही है। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने जो है, जो गिवन डेटा था उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा क्वेश्चंस की, अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब देखो, हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर निकालने थे। पॉइंट 3 पे प्रेशर टेम्परेचर गिवन था, पहले हमने 4 पे निकाला, अब हमने 1 पे भी निकाल लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 की। जैसे हमने 3 से 4 के लिए इक्वेशन लगाई थी, अब हम 1 से 2 के लिए वही इक्वेशन लगाएंगे सेम। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी पहली कौन सी रहेगी? टी बी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 जो एक्सपेंशन प्रोसेस था, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 से 2 के लिए, तो हो जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। यहां से मुझे T2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी आएगी? T1 इंटू, ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1, ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। मैं लिख सकता हूं कि T2 इज इक्वल टू T1, ये कितना है आपका? कंप्रेशन रेशियो या एक्सपेंशन रेशियो, आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, V1 बाई V2 एक्सपेंशन रेशियो है कि V2 बाई V1 है? ध्यान देना जरा यहां पे बेटा, ध्यान देना होगा आपको, ध्यान देना होगा कि जो आपका इक्वेशन देखेगा जरा, V2 बाई V1 जो है, V2 बाई V1 जो है ना, V2 बाई V1 वो कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो है, लेकिन वहां पर हमने V1 बाई V2 लिखा हुआ है, तो 1 बाई R हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर हमने ये V1 बाई V2 है, बिकॉज मैं लिख देता हूं यहां पे, करेक्ट कर देता हूं इसको, ये होगा 1 बाई R की पावर गामा माइनस 1। मैं लिखना चाहूंगा यहां पे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना आए, बिकॉज R जो होता है वो V2 बाई V1 होता है, इसीलिए V1 बाई V2 क्या हो जाएगा? V1 बाई V2 हो जाएगा 1 बाई R। तो यहां से बेटा आपको मिल जाएगा T2 की वैल्यू, कितना आ जाएगा? T1 की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 300, 1 बाई 8 की पावर गामा बोले तो 1.4 माइनस 1। सो T2 की जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं कितनी आ रही है। तो 1 बाई 8 की पावर 0.4 इंटू 300, सो इट इज कमिंग आउट 130। नो, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ जी, कितना आएगा? 1 बाई 8 की पावर 0.4 इंटू 300, 130 तो नहीं आएगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट वंस अगेन। V1, ठीक है, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, T2 T1 V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमको 300 गिवन है। T2 की वैल्यू 130 तो नहीं आ सकती, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकेंड, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है इनकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? T2 की वैल्यू आएगी 1215 के अप्रोक्स। क्या हम कोई गलत वैल्यू पुट कर रहे हैं? ओहो, यस यस, यहां पर जो T1 की वैल्यू है वो 300 मैंने पुट कर दी है। 300 तो T3 की वैल्यू है। अरे 300 केल्विन जो है, यहां पे अगर आप ध्यान दें, ये 300 तो T3 की वैल्यू है, हमको तो T1 की वैल्यू पुट करनी थी, और T1 की वैल्यू कहां से आई थी? ये रही 2792, ये वैल्यू पुट करनी है 2792.98। लेट मी करेक्ट दिस।
हमको क्या करना है, T1 की वैल्यू पुट करनी है बेटा। T1 की जगह हमने T3 की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो T1 जो है वो 2792 वेरी गुड। 1/8 की पावर 1.4 माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/8 की पावर 0.4 इंटू 2798, नहीं 2792.98, so it is coming out 1215.7 केल्विन। नाउ इट इज करेक्ट। ये आंसर आ गया हमारा। पॉइंट नंबर 2 पे जो टेम्परेचर है वो हमको मिल चुका है। बहुत बढ़िया। नाउ इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूं, ये इक्वेशन लगाऊंगा यहां पे, कौन से वाली, दिस वन, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके बीच में लगाएंगे, 1 से 2 के बीच में। तो कितना हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहां से मेरे को P2 की वैल्यू मिल जाएगी, और P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P1 V1 बाई V2 की पावर गामा। सो दैट्स वाई P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, P1 कंप्रेशन रेशियो R की पावर या एक्सपेंशन रेशियो की पावर गामा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, तो P1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, और P1 की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करी थी 7448.09। ये हमने यहां से वैल्यू पुट कर दी P1 की। नाउ द कंप्रेशन रेशियो, सॉरी वंस अगेन, एक बार फिर से मिस्टेक हुई यहां पे, V1 बाई V2, ये तो V2 बाई V1 है ना, तो ये 1/R की पावर गामा आएगा, यहां से आप चेक कर सकते हैं, इंटू 1/8 की पावर गामा बोले तो 1.4। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं कितना आ रहा है, 1/8 की पावर कितना आएगा, 1.4, यस, इंटू 7448.09। सो दैट इज कमिंग आउट 405 किलो पास्कल, या आप इसको 4 बार कह सकते हैं, 4 बार के अप्रॉक्स। तो यहां से मेरे को P2 की वैल्यू मिल गई। इनका भी चेक कर लेते कितना आ रहा है, 4 बार आ रहा है इनका, 4.05। भाई 100 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 100 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बार। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स पे प्रेशर और टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमको P3 और T3 की वैल्यू गिवन थी, मिनिमम प्रेशर और मिनिमम टेम्परेचर दिया था। फिर हमने धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है। साथ ही साथ हमको क्या करना था, यहाँ पे एफिशिएंसी भी निकालनी थी और नेट वर्क भी निकालना था, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक हम पहुंच गए P2 तक। उसके बाद स्पेसिफिक वर्क W नेट निकालना है। अब W नेट निकालने के लिए आपको हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, अरे जैसे डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, हीट सप्लाई QS और हीट रिजेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो हीट सप्लाई जो है 1500 किलोजूल पर केजी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमको हीट रिजेक्शन निकालना होगा, और हीट रिजेक्शन कहां पे हो रहा है, हीट रिजेक्शन कहां पे होता है, 2 से 3। तो 2 से 3 हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो कितना आएगा, MCV, CV क्यों, कांस्टेंट वॉल्यूम है, T2 माइनस T3। अब T2 T3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहां से बेटा मैं निकालूंगा QR की वैल्यू। तो QR कितना आ जाएगा, M होगा 1, CV कितना रखते हैं 0.713 इंटू T2 माइनस T3। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे आप देख सकते हैं 1215.7 माइनस कितना होगा, माइनस के T3, और T3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 300 केल्विन। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, हीट रिजेक्शन QR मिलेगा, एंड कितनी होगी इसकी वैल्यू, 1215.7 माइनस 300 इंटू 0.713। ओ सिंटैक्स एरर, लेट मी कैलकुलेट अगेन, 1215.7 माइनस 300 इंटू 0.713, इट इज कमिंग आउट 674.28, और ये होगी पर केजी, किलो जूल पर, ध्यान रखना ये किलो जूल पर केजी में है। तो QR कितना आ रहा है इनका, इसको भी चेक करते रहें। QR जो आ रहा है 652 आ रहा है इनका, और हमारा 642 आ रहा है, 674 आ रहा है, 674 आ रहा है, और इनका जो आ रहा है 652 आ रहा है। एक बार चेक कर ले फिर से, डिफरेंस, इतना डिफरेंस चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू काफ़ी बड़ी है।
एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 1215 माइनस T3 है ना, हाँ जी 300 है, इंटू 0.713 ओहो पहले कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। हमारी जो वैल्यू आ रही है 652.89, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू आर, हीट रिजेक्शन। तो जब आपको क्यू आर मिल जाएगा तो क्या आपको डब्ल्यू नेट मिल जाएगा? क्या आपको डब्ल्यू नेट मिल जाएगा? मैं यहां पर डब्ल्यू नेट कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पे। तो डब्ल्यू नेट जो आएगा बेटा, डब्ल्यू नेट जो आएगा वो क्यू एस माइनस क्यू आर होगा, और क्यू एस की वैल्यू है 1500 माइनस क्यू आर की वैल्यू है 652.98 और 89, दैट इज 89। तो जरा सॉल्व कर लेंगे यहां से और डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकाल लेंगे, और डब्ल्यू नेट की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 1500 माइनस आंसर, सो दैट इज कमिंग आउट 847, 847.1 किलो जूल पर केजी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। डब्ल्यू नेट का फाइनल आंसर आ चुका है, यानी कि जो स्पेसिफिक वर्क आपसे पूछा गया था, स्पेसिफिक वर्क डब्ल्यू नेट, वो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। नाउ द थर्मल एफिशिएंसी कितना होगा? थर्मल एफिशिएंसी कितना होता है बेटा? डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। दो तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ऑटो साइकिल का, या फिर जो जनरल फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एस। डब्ल्यू नेट कितना है? दैट इज 847.1 अपॉन हीट सप्लाई कितना था? दैट इज 1500। जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, दैट इज 0.56, 0.5647, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो 56.47%। तो इस तरह से आपको एफिशिएंसी भी पता लग गई इसकी कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है। दूसरा तरीका, यहां से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है 8, तो 1/8 की पावर गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं खुद से। 1/8 की पावर कितना हो जाएगा? 0.4, 1 माइनस आंसर, तो 56.47 ही आएगी, 56.47% ही आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया और ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हर एक चीज हमने कैलकुलेट करनी सीख ली, अलग अलग पॉइंट पे हम किस तरह से टेम्परेचर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एमसीवी डेल्टा टी से। उसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपको पता है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई या डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये चीजें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। हालांकि जितना मैं कह रहा हूं कि उतना आसान शायद नहीं होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स का ये पार्ट है, और थर्मोडायनामिक्स में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं पहले से, तब जाकर के आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, मेरे को तो ये, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट के अंदर छोटा सा टॉपिक दिया गया है, ठीक है, तो मुझे तो हर एक चीज इनमें से याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज को आप रट नहीं सकते हो। फिर भी जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेरा काम है क्वेश्चन को सॉल्व कराएं और कायदे से कराएं। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, समय ज्यादा ना लगे तो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, वही इक्वेशंस, वही फॉर्मूले हम बार बार लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, आप खुद से इसको ट्राई कर लें एक बार। मैं फिर भी एक फास्ट वे में इसको बता देता हूं। तो देखो कह रहा है, तो सबसे पहले तो ये ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है। अगर ये ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है तो आप पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिएगा, नाउ an engine working on auto cycle it's supplied with air at 0.1 megapascal। आपको जो है यहां पे जो एंट्री होती है 3 पे, आपको P3 की वैल्यू दे रखी है 0.1 मेगापास्कल। मेगापास्कल को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पास्कल बन जाता है ना। 1 मेगापास्कल का मतलब होता है 10 की पावर 6, है ना। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P3 की वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 बार के बराबर होता है, और 1 बार 100 किलो पास्कल के बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया हुआ है, यानी T3 की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करोगे तो 308 केल्विन। कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है 8,
और कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो V3 अपॉन V4, जबकि एक्सपेंशन रेशियो V2 अपॉन V1 बराबर होते हैं दोनों, तो V3 अपॉन V4 या V2 अपॉन V1 जो है 8 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और क्या दे रखा है, हीट सप्लाई इज 2100 किलोजूल पर केजी, यानी हीट सप्लाई कहां पे होती है, 4 से 1 होती है, हीट सप्लाई होती है यहां पे 4 से 1, दैट इज क्यू, सेम डायग्राम बनेगा। और हीट रिजेक्शन होता है क्यू, 2 से 3 होता है हीट रिजेक्शन। तो आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया हीट रिजेक्शन। तो 4 से 1 यानी क्यू हीट, जो हीट सप्लाई क्यू है वो 2100 दिया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट P1 एंड P2, सॉरी P1 एंड T1, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब बताओ इसमें मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होगा, 1 पे तो होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा, 1 पे होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं नहीं है, इससे ज्यादा प्रेशर कहीं नहीं है। तो आपसे मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेशर मतलब P1 और T1 की वैल्यू पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है साइकिल की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पूछी गई। देखो यहां तक का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है जो हमने पहले करा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट डेटा अलग है। साथ ही साथ यहां पर ये मेन इफेक्टिव प्रेशर पूछ रहा है, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है बस वो एडिशनल है, बाकी सारे डायग्राम सेम है, तो डेटा में डिफरेंस है, कैलकुलेशन उसी तरह से हो रही होगी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जैसे कि पहले हमने सॉल्व किया था कि टीवी की पावर गामा -1 या पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन आप लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक आप ये इक्वेशन लगाएंगे। तो लिखेंगे T3 V3 की पावर गामा -1 इक्वल टू T4 V4 की पावर गामा -1। यहां से आप क्या करेंगे, T4 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि T3 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 308 केल्विन, और साथ ही साथ V3 अपॉन V4 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो T4 की वैल्यू आ जाएगी 707.6 केल्विन, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा हम लिखेंगे पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट 3 से 4 के लिए। तो फिर यहां से आपको क्या करना है, P4 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि P3 की वैल्यू गिवन है, V3/V4 भी आपको गिवन है। तो P4 की वैल्यू आ जाएगी 18.38 बार। लेकिन हमको ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने को बोला था उसने, बट इनकी हेल्प से T4 और P4 की हेल्प से हम बाकी जो और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, हीट एडेड ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट एडिशन कितना है, QS कितना है, mCV T1 माइनस T4, क्योंकि ये आपको QS की वैल्यू गिवन है। QS कितना है, दैट इज गिवन टू यू 2100, QS गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर 2100 किलोजूल पर केजी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 2100, और M की वैल्यू 1 रखो, CV की वैल्यू मैंने बताई रखी है आपको एयर के लिए 0.713, और T1 मिल जाएगा यहां से, क्योंकि T4 की वैल्यू अभी आपने यहां से कैलकुलेट करी थी, T4 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करी थी। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 3652.9 केल्विन। यही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, यही है मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, नाउ प्रोसेस 4 to 1, ये जो प्रोसेस 4 to 1 की बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो पहले भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था PV इक्वल टू MRT, तो जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो 4 से 1 में इक्वेशन लगाएंगे तो P4/T4 इज इक्वल टू P1/T1। यहां से आपको P4 की वैल्यू पता है, यहां से कैलकुलेट करी थी, यस, बार में आप रख सकते हैं यहाँ पे, और T4 की वैल्यू आपको पता है वो कैलकुलेट करी थी वहां पे, और यहां से आपको T1 की वैल्यू मिल गई, तो T1 की वैल्यू यहां पुट करो, तो यहां से आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये पूछा गया था, ये बार में आएगी, क्योंकि यहां पर आपने P4 की वैल्यू बार में रखी है, किलो पास्कल में रखते तो किलो पास्कल में आती। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी पूछ रहा है आपसे, तो 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे 56.47% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एक चीज जो आपसे पूछी गई लास्ट में, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, B3 और B4 चाहिए। देखो जरा ध्यान से, मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए हमको एक्चुअली स्ट्रोक चाहिए होता है, और स्ट्रोक का मतलब होता है, ध्यान देना, स्ट्रोक का मतलब होता है, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है कि देखो 1 से 2 तक एक्सपेंशन होगा, यानी कि पिस्टन यहां से यहां तक जाएगा। तो यहां पे कितना वॉल्यूम है, पहले यहां पे वॉल्यूम कितना है, यहां पे वॉल्यूम है V1 या V4 हम कह सकते हैं, यहां पर V2 या V3 है। तो V3 और V4 का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं, जब पिस्टन यहां से यहां जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, TDC से BDC जाता है, बताया हुआ आपको पहले से। तो TDC से जब BDC जाता है तो एक स्ट्रोक कहलाता है। तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भाई, यहां से लेकर के यहां तक तो V4 है, यहां से लेकर के यहां तक V3 है। इनका डिफरेंस अगर हम ले लें, इस टोटल में से इसको माइनस कर दें, तो ये मिल जाएगा आपको V3 - V4। तो स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है,
स्ट्रोक वॉल्यूम जो है बेटा वो है V3 माइनस के V4, V3 माइनस के V4। तो V3 माइनस V4 निकालने के लिए हमको V3 पता होना चाहिए और V4 पता होना चाहिए, ठीक है। तो V3 की वैल्यू निकालेंगे और V4 की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे तो हमने क्या बोला कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहां पे 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमने लिखा टी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, लिखा हमने यहां पे कि टी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, 1 और 2 के बीच में इक्वेशन लगा रहे हैं, तो T1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी सारी चीजें हमको पता है क्योंकि V1/V2 पता है हमको, क्योंकि V2/V1 पता है ना। अगर आपको V2/V1 इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो होता है और वो आपको पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1/V2 कितना हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। तो यहां से हमने ये वैल्यू पुट कर दी, T2 की वैल्यू आ गई 1590 केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P3V3 इज इक्वल टू MRT3। अरे यस और नो। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, V3 मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें हमको पता है। R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। R की वैल्यू जो होती है 287 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। मैं यहां पर चाहूंगा इसको लिखना, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा। जैसे मैंने कहा एयर के लिए CV की वैल्यू 0.713, गामा की वैल्यू 1.4, R की जो वैल्यू होती है वो 287 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। ये याद रख लेंगे, आपको याद रहनी चाहिए। तो वही हमने यहां पर वैल्यू पुट करी R की वैल्यू कितनी रख दी हमने यहां पे 287। T3 की वैल्यू थी 308, यहां से V3 मिल गया आपको। और V3/V4 जो है वो कितना है R, ये तो आपको गिवन है, कंप्रेशन रेशियो गिवन है 8। तो जब आपको यहां से V3 मिल गया तो यहां से V4 मिल जाएगा। तो जब आपको V4 मिल जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा आपको V3 माइनस V4। भाई V3 माइनस V4 आपको मिल जाएगा यहां पे, है ना। V3 और V4 आ गया। चलो तो V3 माइनस V4 हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे अभी। थोड़ा उससे पहले एक काम करते हैं, जो हीट सप्लाई है QS वो तो गिवन है, हीट रिजेक्टेड निकाल लेते हैं MCV T2 माइनस T3 से। तो यहां पर हर एक चीज आपको गिवन है, तो हीट रिजेक्शन आ जाएगा। तो यहां से आपको वर्क डन मिल जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमको मेन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। मेन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हमको स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए और वर्क डन पता होना चाहिए। वर्क डन पता होने के लिए QS माइनस QR करा हमने, तो यहां पर हमको नेट वर्क आउटपुट मिल गया 1185.9 किलोजूल पर केजी। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है V3 माइनस V4। V3/V4 की वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे, V3 ये रहा, V4 ये रहा, तो आपको यहां से ये मिल जाएगा V3 माइनस V4 दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मिल गया आपको। तो मेन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। वर्क डन यहां से वैल्यू पुट करो, स्ट्रोक जो है V3 माइनस V4 की वैल्यू यहां से पुट करो, तो मेन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर आपने किलोजूल पर केजी में रखा है वर्क की वैल्यू, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा या किलो पास्कल बोले तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे किलो पास्कल को, तो ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15.33 बार जो है वो मेन इफेक्टिव प्रेशर है। मेन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, बस उसमें जो है स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना था, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, मीन इफेक्टिव प्रेशर, यहीं पर डिफरेंस है। बाकी जो प्रॉब्लम है दोनों एकदम सेम है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। बस यहां पर जो कंप्रेशन रेशियो आपको दिया हुआ है R जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही कैलकुलेट करनी है, आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे। RGPB दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। खुद से ट्राई करेंगे, बस कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। पहले आप जो मैंने क्वेश्चन कराया खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन जब ट्राई कर लोगे, उसका सॉल्यूशन मैंने दिया, तो तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस वही इक्वेशंस बार बार जो है रिपीट होंगी, ठीक है ना। चलिएगा, इस बार तो R की वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है, उसने दे रखा है, और गामा की वैल्यू भी आपको दे रखी है। एक सेकंड, मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। यहां पर जो R की वैल्यू है वो 0.287 ये किलोजूल में अगर आप रखोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन है, ठीक है ना। यहां पर जो R की वैल्यू हमने रखी है
ये किस में रखी है आपने, ये जूल पर, यहाँ पे आपको रखनी होगी जूल। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखी है, ध्यान देना, बस थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है। दिस इज जूल पर केजी केल्विन, जबकि ये 0.287 ये किलो जूल पर केजी केल्विन में होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जूल पर केजी केल्विन में रखा है, यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपने प्रेशर रखा है, तब जाकर के V3 जो है मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जैसे हमने आज यहाँ पर बात करी ऑटो साइकिल की, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे डीजल साइकिल की और एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दोनों डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करना चाहते, न्यूमेरिकल से बचना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इसकी थ्योरी, मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और कार्नोट साइकिल, इनकी एफिशिएंसी के जो डेरिवेशन है वो आप जरूर करें। ठीक है ना, डेरिवेशन तो फिक्स होते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल पूरा RGPV का सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।